हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो वही हमने बायोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जंतु ऊतक। आज हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे फिजिक्स का टॉपिक। फिजिक्स का वन शॉट में टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और टॉपिक का नाम है, आपको सभी को पता ही है, ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मा का मतलब, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, पता ही है आपको, बहुत बार करवा दिया। प्रसार का मतलब फैलना। उस पर हम डिस्कस करेंगे। रियल लाइफ के इस पे दो तीन एग्जांपल हैं, वो भी आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। दो तीन चीजें हैं, आपको कंसंट्रेट के साथ इस क्लास को देखना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम है, तो एग्जाम सिटी जारी हो चुकी है। एग्जाम सिटी जारी हो चुकी है, 1 या 2 दिन में आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो भाई, अच्छे से एग्जाम को करो। चलिए अपने आते हैं टॉपिक पे और करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखो, होता क्या है वास्तव में, ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। तो कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, तो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? या तो पदार्थ ठोस होता है, या द्रव होता है, और या गैस होता है। ये आपको पता है। ठोस में कण क्या होते हैं? पास। द्रव में थोड़े दूर, और इसमें दूर दूर। ये बातें आपको पता है। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तीनों की तीनों, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसका आयतन बढ़ता है। लो जी, अब कोई भी पदार्थ है, चाहे वो ठोस है, चाहे वो द्रव है, चाहे वो गैस है, इसको तीनों को अगर आप क्या दोगे? ऊष्मा दोगे। क्या दोगे? ऊष्मा दोगे, तो इनका आयतन बढ़ेगा। सर आयतन क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा आयतन? क्योंकि आपको पता है, किसी भी पदार्थ के कणों को जब हम ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो वो अपने कणों को फैलाता है। अपने कणों को फैलाएगा, कण दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, तो कण क्या ऑटोमेटिकली उसका आयतन बढ़ जाएगा। यही ऊष्मीय प्रसार है कि ऊष्मा देने पर पदार्थ के कणों में प्रसार होता है, या पदार्थ के कण एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, तो इसका आयतन बढ़ता है, ठीक है। तो पदार्थ को ऊष्मा देने पर आयतन बढ़ता है, यह बात आपको याद रखनी है कि ऊष्मा देने पर आयतन क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है सर। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ताप बढ़ने पर, अब देखो, ऊष्मा दोगे तो ताप बढ़ाओगे, तभी तो ऊष्मा दोगे ना आप। ऊष्मा का मतलब एक प्रकार से गर्मी या हीट ही तो होता है, तो ताप बढ़ने पर ही ऊष्मा प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो ताप बढ़ने पदार्थ, अब ये होता क्यों है, जो मैं अभी आपको बताया हूं। तो पदार्थ के ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं के बीच दूरी बढ़ जाती है। पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन बढ़ जाती है इस वजह से, लेकिन वही बात, अपवाद तो होते ही है। तो कुछ दो एक पदार्थ है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जैसे पानी 0 से 4 डिग्री के बीच, और सिल्वर आयोडाइड 80 से 140 के बीच। कौन कौन से? एक तो जल 0 से 4 डिग्री, और सिल्वर आयोडाइड एक 80 डिग्री से 140 डिग्री, ठीक है, के बीच ताप बढ़ाने पर इनका संकोचन होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम अभी बढ़ के आ रहे हैं, अभी अभी जस्ट इसी क्लास में हमने अभी पढ़ा है कि पदार्थ को ऊष्मा देने पर उनका ताप बढ़ता है। ऊष्मा देने पर सॉरी, ताप बढ़ाने पर उनका आयतन बढ़ता है, या ऊष्मा देने पर उनका आयतन बढ़ता है। लेकिन जल की कंडीशन में क्या होता है? जल की कंडीशन में, अगर जल का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री है। जल का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री है। आपने ऊष्मा दी, ऊष्मा दोगे कितने? 4 डिग्री तक। यानी कि आप पहले पानी का टेम्परेचर 0 था, आप 4 तक लेके गए, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि कणों का प्रसार होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा होता है, संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन होता है। विपरीत हो गया। 4 के बाद जब आप जाओगे 8, 10, 15, 20, 25, 100, जितने भी जाओगे, तब इसका दोबारा प्रसार होगा। यह जल का विशेष गुण है। ध्यान से एक बार फिर देखो कि 0 डिग्री जल का टेम्परेचर है, 0 से आप 4 डिग्री तक जल का टेम्परेचर लेके जाओगे, तो यहां पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप बढ़ा रहे हो ना, 0 से 4 की तरफ टेम्परेचर को लेके जा रहे हो, लेकिन जल का आयतन कम हो जाएगा। यहां पर जल का आयतन 4 डिग्री तक जल का आयतन कम होगा, 4 के बाद में जैसे 5, 6, 7, फिर उसका आयतन दोबारा से बढ़ेगा।
जब उसका आयतन 0 से 4 तक आप टेम्परेचर दोगे तब उसका आयतन कम होगा, 4 के बाद में दोबारा उसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। इससे एक बात निकलकर सामने आती है, क्या सामने आती है कि जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है? तो आप कहोगे कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, इतनी बताई समझ में। तो जल का घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री पर सर्वाधिक होता है। वहीं AgI2 यानी कि सिल्वर आयोडाइड को जब 80 डिग्री से आप 140 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाओगे तब इसका क्या होगा? संकुचन होगा, उसके बाद में इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ये बात अब ताप बढ़ाने पर इनका संकुचन होता है। तो जल और सिल्वर आयोडाइड आपको याद रखने हैं, स्टार लगा दो। चलिए अब आगे बात करते हैं। उष्मित किए जाने पर गैस से बहुत से द्रवों व ठोसों में प्रसार होता है। यानी कि उष्मा देने पर अब क्या होगा कि गैस से हो चाहे द्रव हो या ठोस हो, उनके क्या होगा? उष्मीय प्रसार होगा। क्या होगा उनमें? गैसों में ठोसों में प्रसार होता है, यानी कि इनका आयतन बढ़ता है। वही ठोसों में प्रसार का मतलब फैलना ही तो होता है। तो उष्मित किए जाने पर यानी कि उष्मा देने पर यानी कि ताप बढ़ाने पर, एक ही बात है, ये बातों को गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है, गैसों, बहुत से द्रवों व ठोसों में प्रसार होता है, परंतु ये सब समान रूप से प्रसारित नहीं करते। इसका मतलब ये है कि आपने मान लीजिए अपने एग्जांपल लेते हैं, बर्फ, फिर जल और फिर वाष्प। ये ठोस होता है, ये द्रव होता है और ये गैसीय वस्तु। इन तीनों को अपने सेम टेम्परेचर दिया, सेम टेम्परेचर इसको दिया तो जरूरी नहीं है कि ये सेम तरीके से ही प्रसारित हो। प्रसारित तो होंगे, ये बात तो कंफर्म है, प्रसारित तो होंगे, लेकिन असमान रूप से प्रसारित होंगे, समान रूप से प्रसारित नहीं होंगे, असमान रूप से प्रसारित होंगे। क्या होंगे? असमान रूप से प्रसारित। सबसे ज्यादा प्रसारित कौन होगा? वाष्प होगी सबसे ज्यादा, और सबसे कम क्या होगी? बर्फ। ठीक है, तो ठोस सबसे कम प्रसारित होते हैं, गैस सबसे ज्यादा प्रसारित होती है। ठीक है, तो यही बात इसमें कही है कि उष्मित किए जाने पर गैस से बहुत से द्रवों व ठोसों में प्रसार होता है, परंतु ये सब समान रूप से प्रसारित नहीं करते या असमान रूप से प्रसारित होते हैं। आगे बोला, यदि गैस, द्रव, ठोस को समान ऊष्मा द्वारा उष्मित किया जाए तो सबसे अधिक प्रसार गैस का होगा व सबसे कम ठोस का होगा। अगर हम तीनों को समान ऊष्मा दें तो सबसे ज्यादा प्रसार गैसीय अवस्था का होगा और सबसे कम प्रसार ठोस का होगा। यही है ऊष्मा प्रसार। अब आपको 2-3 सूत्र याद रखने हैं। ठीक है, और ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो रेखीय प्रसार गुणांक, ये आपको गुणांक याद रखने हैं। रेखीय प्रसार गुणांक कुछ नहीं है इसमें, बस एक समझने वाली बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये आपके लिए। तो हमने फिजिक्स को, साइंस को इतना इजी बना दिया है कि आपको कुछ लग ही नहीं रही है। तो ना, रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? प्रति डिग्री, यानी कि प्रति डिग्री सेल्सियस, चाहे वो 1 डिग्री सेल्सियस मान लो, प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की इकाई लंबाई में जो वृद्धि या प्रसार होता है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। यानी कि आपने किसी भी पदार्थ को 1 डिग्री टेम्परेचर दिया, प्रति डिग्री 1 डिग्री दिया, फिर 1 डिग्री और दिया, फिर 1 डिग्री और दिया, इस तरह से एक एक के टुकड़ों में प्रति डिग्री वो कितनी उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, उस पदार्थ की लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, वही क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक है। सपोज दैट ये कोई एक धातु की छड़ है, लोहे की छड़ है, किसी भी चीज की ठोस है ये। पहले इसकी लंबाई थी 1 मीटर, कितनी थी? समझाने के लिए बता रहा हूं, 1 मीटर थी। कितने टेम्परेचर पर? मान लीजिए 25 डिग्री टेम्परेचर पर एक थी। अब आपने क्या किया? 26 डिग्री इसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसकी लंबाई होगी 1 मीटर, 1 से 1.2 मीटर होगी, 1.2 मीटर हो गई। तो लंबाई में इसकी वृद्धि हुई, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं ना कि टेम्परेचर देने पर उष्मा देने पर पदार्थों का प्रसार होगा, तो इसका भी प्रसार होगा, तो इसकी लंबाई होगी। तो इन दोनों का जो गुणांक होगा उसे ही बोलेंगे, इन दोनों को हम अब गुणांक निकालेंगे, वही क्या होगा? रेखीय प्रसार गुणांक।
तो देखिए क्या होता है, इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ताप गुणांक है तो प्रति डिग्री सेल्सियस का मात्रक होता है। ये भी याद रखना, मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। इसे अल्फा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, अल्फा से। लो जी अल्फा निकालो, क्या होता है, तो लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि फिर बटा मूल लंबाई इंटू ताप वृद्धि। अब देखो लंबाई में वृद्धि, किसमें वृद्धि है, लंबाई में वृद्धि। अगर हम किसी चीज की वृद्धि की बात करेंगे तो उसे आगे डेल्टा लगाते हैं, ये निशान लगाते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। यानी कि अगर वृद्धि हुई है तो डेल्टा लगाएंगे, तो अल्फा डेल्टा एल, लंबाई को एल से लिखेंगे। उसके बाद में मूल लंबाई, मूल लंबाई कितनी थी, एल थी, इंटू ताप वृद्धि, पहले ताप कितना था, 25 था, ताप वृद्धि कितनी हुई, 26, तो ताप वृद्धि डेल्टा थीटा। यहां ताप को टी नहीं लिखेंगे, अभी थीटा लिखेंगे, ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं, डेल्टा थीटा। तो ये हो गया आपका रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, ये सिर्फ लंबाई है। अब इसको याद रखना, इस चीज को आगे काम आएगी। अगला है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ये लंबाई सिर्फ रेखीय, रेखा में क्या होता है, एक लंबाई की बात हो रही है, अब क्षेत्रीय की बात आ गई। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दो होते हैं। तो प्रति डिग्री तापमान बढ़ाने, प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की इकाई क्षेत्र में, यहां पर क्या था, इकाई लंबाई में, यहां इकाई क्षेत्र में जो प्रसार होता है उसे ही क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो सेम टू सेम वही, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है, मूल क्षेत्रफल कितना है, और ताप वृद्धि, इसको लिखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को लिखते हैं प्यारे बच्चों बीटा से। किसे लिखते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ए, क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं तो डेल्टा ए, क्षेत्रफल कितना था, ए इंटू ताप वृद्धि कितनी है, डेल्टा थीटा। लो जी ये भी हो गया। अगला है आयतन प्रसार गुणांक। तो प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की इकाई आयतन, इकाई आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, तो पूरी वस्तु का आयतन में जो प्रसार होता है उसे आयतन गुणांक कहते हैं। तो आयतन में वृद्धि, मूल आयतन में ताप वृद्धि। अब आयतन प्रसार गुणांक को लिखते हैं प्यारे बच्चों गामा से, किससे लिखते हैं, गामा से। तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा, आयतन में वृद्धि, आयतन को किससे लिखते हैं, वी वॉल्यूम अपॉन में वी इंटू डेल्टा थीटा, वी इंटू डेल्टा थीटा, ये हो गए प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक, उसके बाद में क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करो, ये चीज सेम है, ये भी इसमें सेम है, ये भी सेम है। अब क्षेत्र क्षेत्र बच गए, इसको अब हम सॉल्व करें, यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में अगर हम संबंध देखें तो क्या होगा, तो अल्फा किसके बराबर होगा, बीटा गे बाय 2 बराबर गामा बाय 3, यही तो होगा। एक तो ये संबंध बन सकता है, क्यों बन सकता है, इस अल्फा में हमने सिर्फ लंबाई की बात की थी, इसमें क्षेत्रफल होता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें आयतन होता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आपको पता है ये तीनों के तीनों इसका मात्रक मीटर ही होता है, तो इसका मात्रक मीटर, इसका मीटर इंटू मीटर, इसका मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इसलिए 1 2 3, ठीक है। आगे देखिए, या तो ये हो गया या ये हो जाएगा, या फिर अनुपात देखो तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा, इसका अनुपात निकालें तो अल्फा 1 बीटा 2 गामा 3, यह संबंध पूछा जा सकता है। रेखीय प्रसार गुणांक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछ सकता है। रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध ये होता है। चलिए अगला है जल का असामान्य प्रसार। अभी हमने बात की है कि ऐसा होता क्यों है या क्या रीजन है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं कि जल 4 डिग्री पर क्यों मतलब फैलता है, कम होता है, उस पर बात करते हैं। तो जल का असामान्य प्रसार, जल 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर उसका आयतन घटता है, उसका आयतन क्या होता है, कम, 4 डिग्री के बाद बढ़ता है। अब 4 डिग्री पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, जो मैं आपको पीछे बता ही चुका हूं। अब जल के असामान्य प्रसार के कुछ दैनिक जीवन में प्रभाव हैं, आपने देखे भी होंगे और मैं आपको बता भी देता हूं। ठंडे देशों में तालाबों के जम जाने पर भी उनमें मछलियां जीवित रहती हैं,
जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहां पर तालाब वगैरह जम जाते हैं, तालाब जमने के बावजूद भी क्या होता है, उसके अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। आपने देखा होगा क्यों रहती हैं, तो क्योंकि जल के जमने की क्रिया ऊपर से नीचे की ओर जाती है। जल की जमने की क्रिया ऊपर से, यानी कि ये मान लीजिए तालाब है तो पहले ऊपर की परत जमेगी इस तरह से, फिर नीचे नीचे आती रहेगी, तो नीचे की ओर होती है। इस कारण तालाब का ऊपरी भाग जम जाता है और नीचे वाला भाग 4 डिग्री सेल्सियस तक द्रव अवस्था में रहता है, और इसी वजह से मछलियां होती हैं वहां पर जीवित रहती हैं। सर्दी की रातों में पाइप फट जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो वो कणों को क्या होगा, प्रसार की बजाय संकुचन होगा, इसी वजह से पाइप क्या होंगे, ऑटोमेटिकली फट जाएंगे। बस ये था अपना ऊष्मीय प्रसार, कुछ भी नहीं था। अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, पहला तो आपको जल वाला याद रखना है, दूसरा ऊष्मा देने पर ताप का आयतन बढ़ता है, तीसरा सबसे ज्यादा गैसीय प्रसार होता है, ठोस का सबसे कम होता है, ठीक है। फिर ये तीनों रेखीय आयतन और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तीनों के सूत्र याद रखने हैं और ये याद रखना है। उसके बाद में जल का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, और उसके बाद में दैनिक जीवन के ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। यहां पर फिजिक्स का एक टॉपिक अपने और कंप्लीट कर लिया, ऊष्मीय प्रसार। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और भी किसी चीज में आपको कोई डाउट हो, कोई चीज पूछनी हो, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।